शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ और पूरे विषय के अंतर्गत दूसरा पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसको लिखा है डॉक्टर श्री राम परिहार ने। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर श्री राम परिहार के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी एकत्रित कर लें। डॉक्टर श्री राम परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत फेफरिया नामक गांव में हुआ, जो कि सन 1952 में था। शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें तो इन्होंने पीएचडी के साथ साथ डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की है। पीएचडी अर्थात डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करना, और लिटरेचर में डिप्लोमा प्राप्त करना, डीलिट। संप्रति मतलब आजकल प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में कार्यरत हैं। आजकल देखें तो प्राचार्य हैं और माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में है, उसी में वो कार्यरत भी हैं। उनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुआ था, उनमें है राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनकी मुख्य कृतियों की बात करें तो आँच अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, ठिठले पल पंखुरी, रसवंती बोलो तो, झड़ते फूल हर सिंगार के, हंसा कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, भय के बीच भरोसा, चौकस रहना है कहे जगसिंगा, रचनात्मकता और उत्तर परंपरा, संस्कृति सलीला नर्मदा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, परंपरा का पुराख्यान इत्यादि उनकी कुछ रचनाएं हैं। आइए पाठ के विषय में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग बना। लेखक कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो संस्कृत अकादमी है, उनके आमंत्रण के माध्यम से इस बार अमरकंटक की जो सारस्वत यात्रा है, उस यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन था। लेखक कहना चाहते हैं वैसे अमरकंटक तो कई बार जाना हुआ है, लेकिन आषाढ़ के प्रथम दिन ही 2 दिन के आयोजन में इस बार जाना था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी। लेखक कहते हैं कि जिस समय वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो आकाश का दृश्य बड़ा अद्भुत दिखाई दे रहा था। आकाश में चारों तरफ बादल घिर आए थे और वह झर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति उस आकाश रूपी झरने से नहा रही थी। वनस्पति की आंखों में सपने जग रहे थे। वनस्पति अर्थात पेड़ समुदाय की आंखों में सपने सज रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आम्र वनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था, और जो वर्षा हो रही थी उस वर्षा में आम्रवन अर्थात आम के वनों में जो कोयल थी, उस कोयल का स्वर भी क्या हो रहा था, गीला हो जा रहा था, मतलब तर हो रहा था, नमयुक्त हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छोह की बूंद बूंद भर रहा था, और कोयल के मुख से जो स्वर उत्पन्न हो रहा था, वह स्वर चेतन में ही नहीं बल्कि जड़ में भी स्नेह रूपी स्पर्श बूंद बूंद में भर दे रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो वर्षा की बूंदों में उत्सव देखी जा रही थी, उस उत्सव में अमरकंटक को देखना मतलब ऐसे ऋतु में अमरकंटक का दर्शन करना, प्रकृति निहित चैतन्यता का साक्षात्कार करना है। मतलब प्रकृति इस अवसर पर वर्षा के समय में वास्तव में पूरी तरह से चैतन्यता को प्राप्त होती रहती है।
प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना, पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। मतलब इस जो प्रकृति रूपी उत्सव है, उस उत्सव और उस आनंद में अपने आप को भी फुहार का एक हिस्सा बना देना। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी रूपी महामंच में अपने छोटे से इकाई के अर्थ को खोजने के बराबर था। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे और आगे लेखक बताते हैं कि जाने के लिए हम लोगों ने पेंड्रा रोड का चयन किया था, तो सुबह सुबह ही पहुँच गए। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र था जो उदयपुर में अर्थात राजस्थान में विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान भी हैं और प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर भी हैं। वह उनको संयोग से मिल गए जो उसी आयोजन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पानी बरस रहा था। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। वर्षा हो रही थी और उसी वर्षा के दरमियान पेंड्रा रोड के माध्यम से वो अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। यदि आप पेंड्रा रोड से जाने का निश्चय करते हैं तो आपको अमरकंटक जाने के लिए सघन वनों को पार करते हुए जाना होता है। आरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। लेखक कहते हैं कि उस आरण्यक मतलब होता है जंगली, उस जंगली संसार में और बरसते हुए पानी में बरसात के समय में गुजरना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बतरस से अरण्यावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते। उस समय उस प्रकृति का दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे बादल, वहाँ पर विशेष करके सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो उस सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के एकदम शीर्षस्थ स्थान पर, फुनगियों पर, उनके चोटियों पर ऐसा लग रहा था कि बातें कर रहे थे और अपने बातों से उस अरण्यावली को आर्द्र करके आगे बढ़ जा रहे थे। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। अमरकंटक जो है उसका जो पहाड़ी भाग है और उस पहाड़ का शिखर है वह दूर से ही दिखाई देने लग जाता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। लेखक कहते हैं कि एक तरफ विंध्याचल और एक तरफ सतपुड़ा, दोनों का समवेत विग्रह, दोनों का ये जो मिला जुला विग्रह है, देखने में सुदर्शन मतलब आँखों को अच्छा लगता है, सुंदर दर्शनीय है और मनोहारी भी है, मन को भी हरण करने वाला है। इसे मेकल कहते हैं। दोनों का जो समवेत विग्रह है, विंध्य और सतपुड़ा का जो समवेत विग्रह है, उसका नाम स्वतंत्र रूप से क्या है? मेखल है। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से सुने। मेकल पर्वत की ही दाई भुजा विंध्याचल और बाई सतपुड़ा है। जो समवेत विग्रह मेकल है, मेकल के अगर दाई भुजा की बात करें तो हम उसको विंध्याचल कहेंगे और बाई भुजा की बात करें तो हम उसको सतपुड़ा कहेंगे। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। मतलब चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ कौन है तो विंध्याचल पर्वत है और एक तरफ सतपुड़ा पर्वत है। तो दोनों के बीच में जो नर्मदा नदी है वह निनादित होकर के आवाज करती हुई निरंतर प्रवाहित होती रहती है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। विंध्याचल और सतपुड़ा रूपी दो हाथों की अंजुली में नर्मदा का जो जल है वह लहराता हुआ सा बहता है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का जो मस्तक है वह पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है।
यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो पर्वत हैं अपने आप में विराट हैं और पूरी तरह से हरापन लिए हुए हैं, जो भारतवर्ष को पूर्व से लेकर के पश्चिम तक हरितिमा से भर दिए हैं। ऐसा प्राकृतिक दृश्य वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। अगर आप दूर से देखना चाहें तो ऐसा लगेगा कि कोई रजत धार मतलब चांदी के समान धार आकाश से झरता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। चारों तरफ केवल वनस्पतियों का हरा भरा संसार ही दिखाई देता है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है और एकमात्र ये जो पर्वत है अपनी अचलता के कारण, विश्वास के कारण, क्योंकि लोगों की इसके ऊपर में क्या है, अटूट विश्वास है, उस विश्वास के कारण आज भी कैसा है, समृद्ध है, मतलब भरा पूरा है। ऊपर आसमान में बादलों की छियाछितौली और धमा चौकड़ी मची है और ऊपर तरफ आकाश में देखेंगे तो बादलों की लुका छिपी मची हुई रहती है। बादल असमान ही बरस रहा है। बादल जो हैं वह बिना समानता लिए ही बरसात कर रहे हैं और एक मोटी जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। ऐसे में आकाश से एक मोटी सी जलधारा आती हुई दिखाई देती है, गिरती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो धरती की प्रार्थनाएं क्या हो रही है, तो फलित हो गई है, फलवती हो गई है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।